नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज अमेरिका में 1000 से ज्यादा विमानों पर ब्रेक क्यों लग गया? क्या यूक्रेन युद्ध में अब पुतिन परमाणु बम गिराने वाले हैं? पाकिस्तान में आटे की किल्लत की वजह से इमरजेंसी जैसी हालत हो गई। और तेलंगाना में केसीआर ने कांग्रेस का साथ क्यों छोड़ दिया? ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अमेरिका से। अमेरिका में अचानक 1000 से ज्यादा विमानों को रोक दिया गया। 1000 से ज्यादा उड़ानें वहां अचानक ठप हो गई। जो विमान जहां था उसे वहीं रोक दिया गया। इसके बाद पूरे अमेरिका में हाहाकार मच गया। आनन फानन में उड़ानों को रोके जाने की वजह का पता लगाया जाने लगा। पता चला कि वहां आपात स्थिति की जानकारी देने वाला सिस्टम ही फेल हो गया। यानी वो सिस्टम जो किसी भी विमान के पायलट को किसी इमरजेंसी की जानकारी देता है और इसके फेल होने के बाद विमान उड़ा रहे पायलट को किसी परेशानी की जानकारी नहीं दी जा सकती। इसी वजह से सभी उड़ानों को तुरंत रोक दिया गया। इसके बाद आशंका जताई गई कि अमेरिका पर कोई बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है जिसने फ्लाइट से जुड़े सबसे अहम सिस्टम में गड़बड़ी पैदा कर दी। और यह गड़बड़ी अमेरिका के सामने सबसे बड़ी परेशानी की शक्ल में सामने आई, क्योंकि FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी के बाद 1000 से ज्यादा उड़ानें रोक दी गई। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में उड़ान भरने वाले विमानों को आपात स्थिति की जानकारी देता है, जिसके लिए वो नोटैम यानी नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है। लेकिन इसी सिस्टम में गड़बड़ी आने के बाद पूरे अमेरिका में तहलका मच गया। अमेरिका में उड़ान भर रहे विमान एयरपोर्ट पर उतर गए। जो उड़ने की तैयारी कर रहे थे उन्हें रोक दिया गया। बताया गया कि उड़ानों को जानकारी देने वाले नोटैम में अचानक ऐसी गड़बड़ी आई कि वो अपडेट होना बंद हो गया। इसके बाद अमेरिका की 1000 उड़ानों को रोक दिया गया और नोटैम का इस्तेमाल करने वाली फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने गड़बड़ी का पता लगाना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक पूरे अमेरिका में हाहाकार मच चुका था। जो विमान जहां था वहीं रुक गया था। बताया गया कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को कई घंटों तक तो समझ में नहीं आया कि आखिर उसके सिस्टम में गड़बड़ी हुई कैसे। क्योंकि जिस नोटैम सिस्टम का इस्तेमाल FAA करता है वो उसके पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा करता है, क्योंकि नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम से ही फ्लाइट में मौजूद केबिन क्रू को अहम जानकारी भेजी जाती है। इसके जरिए मौसम बिगड़ने और ज्वालामुखी के फटने जैसी सूचना पायलट को दी जाती है। साथ ही रॉकेट लॉन्च और सैन्य अभ्यास जैसी संवेदनशील जानकारी भी नोटैम ही पायलट को देता है। यह सिस्टम रनवे पर बर्फ होने, लाइटों में गड़बड़ी या फिर किसी पक्षी की मौजूदगी के बारे में पायलट को आगाह करता है। इसी वजह से इसमें गड़बड़ी आते ही विमानों को रोक दिया गया। हालांकि अचानक खराबी आने के पीछे अमेरिका ने साइबर अटैक की संभावना को नकार दिया, लेकिन बाइडेन सरकार ने इसकी जांच के आदेश जरूर दे दिए। उधर ब्रिटेन के अखबार द मिरर ने दावा किया कि पुतिन ने आखिरकार यूक्रेन पर परमाणु हमला करने का मन बना लिया है। इसके लिए उन्होंने परमाणु वार करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मोटर जंग में उतार दिया है। और अगर रूस का वो चुल्पान मोटर चल गया तो यूक्रेन में अब तक मची तबाही के सभी रिकॉर्ड धरे के धरे रह जाएंगे। ये रूस का वो हथियार है जिसके मुकाबले का मोटर नेटो के पास भी नहीं। इस हथियार का इस्तेमाल अफगानिस्तान, सीरिया और चेचनिया की लड़ाइयों में किया जा चुका है। रूस का चुल्पान मोटर करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अपने टारगेट का नामो निशान मिटा सकता है, फिर चाहे वो सेना का ठिकाना हो या फिर बड़ी किलेबंदी। रूस का मोटर क्लस्टर बम से लेकर परमाणु बम तक दाग सकता है। हालांकि द मिरर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रूस की तैयारी कोई बड़ा परमाणु हमला करने की नहीं है। वो चुल्पान मोटर से छोटा परमाणु बम गिराएगा, जिससे यूक्रेन में फुटबॉल स्टेडियम के साइज का इलाका तबाह हो सकता है। इधर FCI घोटाले में CBI ने एक साथ 4 राज्यों के 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में FCI से जुड़े लोगों, अनाज कारोबारियों और मिल मालिकों के ठिकानों पर छापे पड़े, जिसमें 60 लाख नकद बरामद करने का दावा किया गया। CBI की यह कार्रवाई एक दिन पहले चंडीगढ़ में FCI अधिकारी राजीव मिश्र की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई। आरोप है कि खराब अनाज को अच्छा बताकर FCI को बेचा जाता था, जिसमें उसके कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। बताया गया कि इस केस में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकार की भूमिका की भी जांच हो सकती है। इस बीच ईरान ने आरोप लगाया कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद वहां दंगा करवाने का प्लान बना रही है। ईरान की सरकार ने दावा किया कि मोसाद से जुड़े 2 सेल वहां सक्रिय हैं, जिनसे जुड़े कुछ लोगों को ईरान और उसके पड़ोसी देशों से पकड़ा गया है। और ईरान की सरकार को शक है कि ये सभी लोग वहां चल रहे हिजाब आंदोलन की आड़ में कुछ खतरनाक करने वाले हैं। पिछले साल सितंबर में हिजाब आंदोलन के दौरान ईरान की सेना के एक बड़े अधिकारी की मौत हो गई थी। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने इस मामले के तार उस घटना से भी जोड़ दिए, क्योंकि उसका कहना है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में हाइब्रिड आतंकवादी भेजे हैं, जो हिजाब आंदोलन के बीच ईरान में दंगे करवाना चाहते हैं। क्योंकि हाइब्रिड आतंकवादियों को पहचानना आसान काम नहीं है। हाइब्रिड आतंकी ऐसे लोग होते हैं जो सामान्य जीवन जीते हैं और मौका मिलते ही आतंकी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, और इसी वजह से उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ईरान को ऐसे ही हाइब्रिड आतंकियों से डर लग रहा है।
और उसका कहना है कि मोसाद ने ईरान में ऐसे ही लोगों को भेजा है, जिनमें 13 को उसने तेहरान, इस्फहान और पश्चिमी अजरबैजान से गिरफ्तार किया। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने दावा किया कि इस समय वहां मोसाद से जुड़े 2 सेल सक्रिय हैं, जिनमें 23 लोग हैं और उन्हीं 23 में 13 को गिरफ्तार किया गया, जबकि इन सबका मास्टरमाइंड यूरोप के किसी देश में छिपा बैठा है और ईरान की पकड़ से बाहर है। ईरान की सरकार ने जानकारी दी कि ये लोग एक दूसरे से सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हैं और ईरान के बड़े शहर उनके निशाने पर हैं, जहां भारी मात्रा में विस्फोटक भेजे जा चुके हैं। कुछ दिन पहले ही ईरान के खुफिया मंत्रालय ने मोसाद से जुड़े 4 सेल का भांडा फोड़ा था और दावा किया था कि वहां आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे थे और अब 2 और सेल के बारे में पता चला है। यही नहीं, ईरान ने इस नेटवर्क के लीडर का नाम साइरस बताया है और जानकारी दी कि वो ईरान में घुसे आतंकवादियों से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क करता है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी पर ऐसे इल्जाम लगाए हों। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई पहले ही कह चुके हैं कि हिजाब आंदोलन की साजिश विदेश में रची गई और इसके पीछे ईरान के 2 बड़े दुश्मनों इजराइल और अमेरिका का हाथ है। ईरान में हिजाब आंदोलन की आग अब तेज हो गई थी जब 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस की हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद ईरान जल उठा। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बल समेत सैकड़ों लोगों की जान गई। करीब 10,000 लोग गिरफ्तार हो गए और ईरान ने कहा कि वहां चल रहे इस आंदोलन की कहानी इजराइल और अमेरिका में लिखी गई। हालांकि इजराइल और अमेरिका ने इन आरोपों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन इससे इजराइल और ईरान का झगड़ा एक नए मोड़ पर जरूर पहुंच गया। क्योंकि एक तरफ ईरान में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी शुरू हुई, तो वहीं दूसरी ओर मोसाद ने दूसरे देशों में ईरान के लोगों को पकड़वाना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले ही जर्मनी में ईरान का एक नागरिक गिरफ्तार हुआ था, जिसके पास साइनाइड जैसा जहर मिला था और आरोप लगा कि वो जर्मनी में आतंकी हमला करने घुसा था। लेकिन ईरान का खून खोलने वाली खबर तब आई जब पता चला कि ईरान के नागरिक की गिरफ्तारी मोसाद की वजह से, क्योंकि जर्मनी की सरकार को मोसाद ने ही उससे जुड़ी जानकारी दी थी। यानी ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े और अपने अपने तरीके से एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। ईरान तो पिछले कुछ महीनों से कुछ ज्यादा ही सक्रिय है। एक हफ्ते पहले ही उसने आरोप लगाया था कि इजराइल ने ईरान के सुरक्षा तंत्र को तोड़ने का मास्टर प्लान बनाया है और अब उसका कहना है कि वो हिजाब आंदोलन के बीच ईरान को दंगों की आग में जलाने की चाल चल रहा है। इधर बिहार के बक्सर में मुआवजे पर बवाल इस कदर बढ़ गया कि पुलिस और प्रदर्शन कर रहे कई किसानों के बीच तीखी झड़प हो गई। वहां किसानों से जमीन लेकर एक थर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि जिला प्रशासन 2013 के दामों पर उन्हें मुआवजा दे रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उन्हें 2022 के रेट से मुआवजा दिया जाए और इसी वजह से वो करीब 3 महीने से उस पावर प्लांट के दफ्तर के बाहर बैठकर धरना दे रहे हैं। लेकिन बात तब बढ़ गई जब इन किसानों ने कुछ पुलिस वालों पर आरोप लगाया कि वो देर रात उनके घर में घुसे और अंदर मौजूद परिवार के कुछ लोगों से मारपीट की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। उसमें घर में सब लोग इधर उधर भागते नजर आए और कुछ पुलिस वाले वहां मौजूद कुछ लोगों की पिटाई करते दिखे और एक दूसरा दरवाजा था, उसको लात से मार करके उसकी कीली को तोड़ दिया। ऐसे में सुबह होते ही गुस्साए लोग उस थर्मल पावर प्लांट के बाहर पहुंच गए और उसके मेन गेट पर आगजनी कर दी, जिसके बाद ये बवाल बढ़ता ही चला गया। इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं हुए, बल्कि उन्होंने पुलिस की एक गाड़ी समेत उस पावर प्लांट के बाहर खड़ी कुछ बसों और ट्रकों में भी आग लगा दी। ऐसे में पुलिस से उनकी झड़प हो गई। इन हालात में कई लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। मुआवजे पर प्रदर्शन तेज हुआ तो पुलिस ने भरोसा दिया कि हालात पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इस हंगामे के बाद इलाके में दूर दूर तक धुआं ही धुआं उठता दिखाई दिया। उधर खबर है कि रूस और ब्रिटेन भी एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। यूक्रेन से चल रही जंग के बीच रूस ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को ब्रिटेन के बेहद करीब पहुंचा दिया, जिनके तेजी से ब्रिटेन तक पहुंचने का अनुमान है। खुद ब्रिटेन के मीडिया का दावा है कि रूस के जंगी जहाज नॉर्वेजियन सागर के रास्ते ब्रिटेन के टापुओं की तरफ बढ़ रहे हैं। खबर है कि ब्रिटेन की तरफ पहुंच रहे जहाजों में रूस की ज़रकॉन मिसाइल तैनात है। ज़रकॉन दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में एक है। इस मिसाइल की रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है, मतलब आवाज की गति से भी 9 गुना ज्यादा तेज। ज़रकॉन मिसाइल का ब्रिटेन की तरफ पहुंचना महज सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया कदम नहीं माना जा रहा। इतनी घातक मिसाइल को भेजने के पीछे रूस की कोई बहुत बड़ी योजना हो सकती है। इसीलिए ब्रिटेन को भी लगने लगा है कि रूस किसी भी वक्त ब्रिटेन पर कोई बड़ा हमला कर सकता है। इसके पीछे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी का बयान भी बड़ी वजह बन गया, जो रूस की सुरक्षा समिति के सचिव भी हैं। निकोलाई पात्रुशेव सुरक्षा समिति के सचिव होने के अलावा रूस में सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते हैं। रूस के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा था जंग भले ही यूक्रेन के साथ लड़ी जा रही हो, लेकिन रूस के असली दुश्मन तो ब्रिटेन और अमेरिका ही हैं। मतलब ये कि मिसाइलें भले ही यूक्रेन पर बरस रही हों, लेकिन रूस तो ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ऊपर से ये बयान उस वक्त आया जब ज़रकॉन मिसाइल ब्रिटेन की तरफ भेजे जाने की खबरें आई। इसीलिए दुनिया पर एक बड़ी जंग का खतरा मंडराता दिखने लगा। इधर महाराष्ट्र में ईडी ने एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री हसन मुशर्रफ के कई ठिकानों पर छापा मारा।
बताया गया कि सहकारी चीनी मिल खरीद में गड़बड़ी के आरोप पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। कोल्हापुर में ईडी के छापे के दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक इकट्ठा हो गए, जिन्होंने कार्रवाई का विरोध किया। हसन मुशर्रफ जी के ऊपर जितने भी आरोप हैं ये पूरी तरह से गलत है। हसन मुशर्रफ और उनके दामाद पर सहकारी चीनी मिल को फर्जी तरीके से बेचने का आरोप है। इस बीच यूक्रेन की जंग की वजह से दुनिया में पहले ही अकेले पड़े पुतिन से उनका दोस्त अर्मेनिया दोस्ती तोड़ता दिख रहा है। अर्मेनिया ने रूस की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की मिलिट्री ड्रिल अपने यहां कराने से इनकार कर दिया है। मतलब हमेशा साथ खड़े रहने वाले पुतिन को ही अर्मेनिया ने ना कह दिया। अर्मेनिया ने कहा कि उसके यहां जिस तरह के हालात हैं उन्हें देखते हुए अर्मेनिया में कम से कम इस साल तो CSTO की एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। CSTO में रूस, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे 6 देश शामिल हैं। CSTO को नेटो के जवाब के तौर पर देखा जाता है। रूस ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि CSTO की हर साल होने वाली ड्रिल इस बार अर्मेनिया में होगी, लेकिन चंद दिनों में अर्मेनिया के बदले रुख को देखकर रूस को भी समझ नहीं आया कि अर्मेनिया ने CSTO की मेजबानी से हाथ क्यों खड़े कर दिए। इसलिए पुतिन के प्रवक्ता ने कहा कि रूस अर्मेनिया से बात करेगा, लेकिन बात अब इतनी आगे बढ़ गई है कि शायद रूस से सुलझाई नहीं सुलझने वाली, क्योंकि अब अर्मेनिया की सरकार से लेकर वहां के आम लोग तक रूस के खिलाफ आग उगलने लगे हैं, क्योंकि अर्मेनिया को लग रहा है कि अजरबैजान से उसकी जंग में रूस उसकी मदद कम, उसका नुकसान ज्यादा कर रहा है। पहले तो अजरबैजान और अर्मेनिया की 2020 की जंग खत्म कराने के लिए रूस ने ऐसा शांति समझौता करवाया कि अर्मेनिया के लोगों ने उसे अपनी हार के तौर पर देखा। उस समझौते की वजह से नगोर्नो कराबाख और उसके आसपास के कई इलाके अर्मेनिया की मुट्ठी से निकल गए और अब अर्मेनिया को नगोर्नो कराबाख से जोड़ने वाली इकलौती सड़क पर अजरबैजान के लोगों के लगाए ब्लॉकेड ने अर्मेनिया के सब्र का बांध तोड़ दिया। पर अजरबैजान का आरोप है कि नागोर्नो कराबाख में अवैध खनन करके वहां से खनिज उसी इकलौती सड़क के जरिए अर्मेनिया पहुंचाए जा रहे हैं। इसलिए अजरबैजान के लोग 12 दिसंबर से उस सड़क पर जमे हुए हैं, जिसकी वजह से नागोर्नो कराबाख में रहने वाले अर्मेनियाई मूल के लोगों के पास अर्मेनिया से खाना ही नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन ब्लॉकेड अजरबैजान के लोगों ने लगाया और अर्मेनिया के लोग रूस पर आग बबूला हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि नागोर्नो कराबाख से अर्मेनिया को जोड़ने वाली सड़क पर 2020 की लड़ाई के बाद से रूस की शांति सेना का कंट्रोल है। अर्मेनिया रूस से एक्शन लेने को कह चुका है, मगर 1 महीने से रूस की सेना चुपचाप बैठी है। इसी बात से अर्मेनिया भड़क गया और रूस के पुराने दोस्त के उससे दूर होने के आसार गहरा गए। असल में रूस अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों से बनाए रखने की अपनी नीति में उलझ गया है, क्योंकि अर्मेनिया और अजरबैजान जैसे 2 दुश्मनों को साथ लेकर चलना रूस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अर्मेनिया तो रूस का साथी है ही, लेकिन रूस अजरबैजान से भी दुश्मनी नहीं चाहता। अजरबैजान के पास तेल है और यूक्रेन की जंग की वजह से भी रूस के लिए अजरबैजान को साथ बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से रूस तुर्की के भरोसे है और तुर्की अजरबैजान का दोस्त है। यही रूस की दुविधा है। लेकिन रूस की इस परेशानी में उसके दुश्मन अमेरिका को बहुत बड़ा मौका नजर आ रहा है। वो अर्मेनिया को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगा है और अमेरिका और अर्मेनिया की करीबी रूस के लिए खतरनाक है। अर्मेनिया और अमेरिका का दूतावास कई बार अजरबैजान से बंद सड़क को खोलने के लिए कह चुका है। मतलब जिस बंद पड़ी सड़क पर रूस चुप्पी साधे बैठा है, अमेरिका उसे खुलवाने के लिए अर्मेनिया के सुर में सुर मिला रहा है। वो अर्मेनिया का हमदर्द बनने में लगा है। खुद अर्मेनिया कह रहा है कि अब वो मसले को सुलझाने के लिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की मदद लेगा। यानी रूस के लिए ये खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। इधर पंजाब के लुधियाना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के विरोध में कुछ लोगों ने पोस्टर चिपका दिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब पहुंच चुकी है और सुबह करीब 7 बजे उनकी यात्रा लुधियाना में दाखिल होगी। लेकिन उससे पहले ही लुधियाना में कुछ लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा का विरोध शुरू कर दिया। लुधियाना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे पोस्टरों में सिख दंगों और बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा गया। हालांकि पुलिस ने तुरंत ही उन पोस्टरों को वहां से हटा दिया। उधर कंगाली के कगार पर पहुंच गए पाकिस्तान में भूख से परेशान जनता आटे की 1 बोरी पाने के लिए भी रोकर शहबाज सरकार से गुहार लगा रही है। वहां हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि सब्सिडी वाले आटे के लिए लोग एक दूसरे की जान तक लेने पर उतारू हैं। और पाकिस्तान से आए एक वीडियो में ऐसा दिखाई भी दिया। हालांकि ये वीडियो पाकिस्तान के किस हिस्से का है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन उसमें 3 लोग आटे की 1 बोरी के लिए जूझते दिखाई दिए। तीनों लोग इसी कोशिश में थे कि किसी तरह बोरी उनके हाथ लग जाए, जबकि उनके ठीक बगल में भी इसी तरह कुछ लोग आटे के लिए छीना झपटी करते दिखाई दिए। वहां एक आदमी जमीन पर गिरा नजर आया, जिसके हाथ से दूसरा आदमी आटे की बोरी छीनता दिखा। इस दौरान जमीन पर गिरे आदमी ने आटे की बोरी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया और आटे की बोरी छीनने वाला उसे लेकर वहां से भाग गया। पाकिस्तान की बदहाली की ये कोई अकेली तस्वीर नहीं है, बल्कि वहां से भूख की मार झेल रही जनता के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो दहला देने वाले हैं।
जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी इन दिनों आटे के लिए सड़कों पर उतर आई है। वहां से आए एक और वीडियो में बड़ी संख्या में औरतें, बच्चे और बुजुर्ग एक ट्रक के पीछे भागते दिखाई दिए। बताया गया कि ट्रक में सब्सिडी वाला आटा लदा हुआ था और लोग इसी उम्मीद में उसके पीछे दौड़ रहे थे कि वो रुकेगा और आटा बांटा जाएगा। जबकि एक दूसरे वीडियो में ट्रक के पीछे दौड़ रहे लोगों को निराशा हाथ लगी जब वहां आटा खत्म हो जाने की बात कही गई। पाकिस्तान की जनता के बुरे दिनों की गवाही देती एक और तस्वीर में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर बैठे दिखाई दिए। वहां एक आदमी रोकर शहबाज सरकार से रोटी मांगता दिखाई दिया। लेकिन पाकिस्तान की सरकार की मुसीबत यही है कि वो अपनी जनता को रोटी तक नहीं दे पा रही, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त गेहूं की कमी के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है, जिसकी वजह से उसके कई इलाकों में आटे की ऐसी कमी हो गई है कि जनता को भूखों मरने की नौबत आ गई, क्योंकि वहां के लोग पहले से ही कमर तोड़ देने वाली महंगाई से जूझ रहे हैं और अब वहां आटे के दाम आसमान छू रहे हैं। वहां कराची में 1 किलो आटा 160 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है, जबकि लाहौर में 1 किलो आटे की कीमत 145 पाकिस्तानी रुपए है। इसी तरह रावलपिंडी में 150 पाकिस्तानी रुपए में 1 किलो आटा मिल रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में आटा आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में जिन जगहों पर सब्सिडी वाला आटा बांटा जा रहा है, वहां उसे लेने के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं। आटे के लिए बताया गया कि वहां आटे के लिए कई घंटों से लाइन में लगे एक आदमी की मौत हो गई। लेकिन पाकिस्तान में रोटी के लिए इस मारामारी के बीच ही कराची में 3 दिनों का फूड फेस्टिवल भी आयोजित किया गया। हालांकि इसके आयोजकों की पाकिस्तान में जमकर किरकिरी हुई और उनसे पूछा जाने लगा कि जब पाकिस्तान की जनता भूख से मर रही है तो फिर इस तरह का आयोजन कैसे किया गया। कराची ईट फेस्टिवल के नाम से 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम की जमकर आलोचना हो रही है। लोगों ने इसे परेशान जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा बताया। कुछ अक्ल लाएं कि ह्यूमैनिटी अपने अंदर पैदा करें, कुछ ख्याल करें। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ आटा ही नहीं बल्कि दूसरी खाने पीने की चीजों की भी किल्लत है। पेट्रोल और गैस तो खत्म होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। मतलब पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा है। लेकिन परेशानी यह है कि शहबाज शरीफ सरकार इससे निपटने के लिए कोई कदम उठाती नहीं दिख रही है। इधर कर्नाटक के शिवमोगा में आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े होने के आरोप में एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी एक दिन पहले हुई, जिन पर एनआईए ने आईएसआईएस की आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। माजिन अब्दुल रहमान और नदीम अहमद नाम के इन संदिग्धों पर आतंकी साजिश रचने और आगजनी की घटनाओं को अंजाम देने का आरोप भी लगा। इस मामले में 4 आरोपियों को एनआईए पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग में पुतिन की सेना को सबक सिखाने के लिए तुर्की ने यूक्रेन को क्लस्टर बमों की सप्लाई शुरू कर दी। इससे पहले नेटो के इस सदस्य देश ने रूस से मुकाबले के लिए जेलेंस्की को बारख्ताश TB2 ड्रोन दिए थे, जिसने युद्ध में पुतिन की सेना की कमर तोड़कर रख दी थी। और अब पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि तुर्की ने यूक्रेन को खतरनाक क्लस्टर बमों की सप्लाई शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि तुर्की से क्लस्टर बमों की पहली खेप पिछले साल नवंबर में ही यूक्रेन भेजी जा चुकी है, जबकि इन पर संयुक्त राष्ट्र ने रोक लगा रखी है। कई बार यूक्रेन रूस पर क्लस्टर बमों के इस्तेमाल करने का आरोप लगा चुका है, लेकिन अब वो खुद तुर्की से मिले इन खतरनाक बमों के इस्तेमाल की तैयारी में है। दावा किया गया कि जिन क्लस्टर बमों को तुर्की ने यूक्रेन भेजा है, उन्हें कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका की मदद से बनाया गया था, जिनका इस्तेमाल जेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज को यूक्रेन से खदेड़ने के लिए करने वाली है। असल में क्लस्टर बम का नाम सुनकर बड़े बड़े सूरमा या यूं कहें कि बड़ी बड़ी महाशक्तियां कांप जाती हैं, क्योंकि इसमें 1-2 नहीं बल्कि 600 बम होते हैं। क्लस्टर बम को जब आसमान से गिराया जाता है तो ये गुच्छे की शक्ल में जमीन पर गिरते हैं। बम का कंटेनर खुलते ही छोटे छोटे बम हवा में छिटक जाते हैं और जैसे ही ये जमीन पर गिरते हैं वहां तबाही मच जाती है। इनके गिरने के बाद आसपास के 25 से 30 मीटर तक के इलाके में किसी के जिंदा बचने की उम्मीद नहीं बचती। इसी वजह से जंग में इनके इस्तेमाल पर बैन है। और अब यूक्रेन तुर्की से मिले इन खतरनाक और घातक बमों के दम पर रूस की सेना को जंग के मैदान में पस्त करने की प्लानिंग में जुटा है। इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को सलाह दी कि उन्हें भारत में डरने की जरूरत नहीं है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी और साफ शब्दों में कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को भारत में कोई खतरा नहीं है। मोहन भागवत के इस बयान का कई नेताओं ने समर्थन किया। अच्छी बात है, मैं भागवत जी के इस बयान का स्वागत करता हूँ। कई मुस्लिम संगठनों ने भी आरएसएस प्रमुख के इस बयान की तारीफ की। उधर खबर है कि चीन ऐसी तैयारी में लगा है कि अगर उसका कोई ड्रोन एक बार उड़ जाए तो फिर वो हमेशा आसमान में उड़ता रहे। इसके लिए चीन में वैज्ञानिकों ने बेहद ताकतवर लेजर बीम टेस्ट किए।
और उन्होंने ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिससे ड्रोन को हवा में उड़ते ही चार्ज किया जा सकेगा। और अगर ड्रोन उड़ान के दौरान ही चार्ज हो जाएगा तो उसे जमीन पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तक ताकतवर लेजर बीम से ड्रोन गिराए ही जाते हैं, लेकिन चीन के रिसर्चरों ने ड्रोन के दुश्मन को ही उसकी ताकत बनाने का दावा कर दिया। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह ड्रोन को ऑपरेट करना बेहद महंगा पड़ेगा और इसके लिए बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होगी। इधर कर्नाटक में कांग्रेस ने सत्ता में आने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। राज्य में कांग्रेस ने आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रजाध्वनि नाम से एक यात्रा शुरू की और इस यात्रा के पहले ही दिन कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बड़ी घोषणा कर दी। कांग्रेस प्रजाध्वनि यात्रा के जरिए कर्नाटक के 21 जिलों में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेगी। इस बीच अमेरिकी खुफिया विभाग की एक अधिकारी ने आशंका जताई कि अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी मरा नहीं है, जबकि पिछले साल अगस्त के महीने में वहां के राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद उसके मारे जाने का ऐलान किया था और ये चेतावनी दी थी कि अमेरिका का दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए वो बच नहीं सकता। बाइडेन ने पिछले साल अगस्त में यह ऐलान तब किया था जब यह खबर आई थी कि CIA ने अल जवाहिरी को मार गिराया। तब यह दावा किया गया था कि अल जवाहिरी अफगानिस्तान के काबुल में एक घर में छिपकर बैठा था, जिसका पता लगाने के बाद CIA ने एक ड्रोन हमले में उसे मार गिराया था। If you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. लेकिन अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी की ही एक अधिकारी उसके जिंदा होने की आशंका जता रही है। कहा जा रहा है कि अब तक साफ नहीं हुआ कि अल जवाहिरी हमले में मारा गया था या बचकर भाग गया, क्योंकि अल-कायदा ने अब तक अल जवाहिरी के वारिस का ऐलान नहीं किया है, जबकि यह आतंकी संगठन अपने सरगना के मारे जाने के तुरंत बाद उसकी गद्दी संभालने वाले के नाम की घोषणा करता रहा है ताकि उसका संगठन बिखरने से बच जाए, साथ ही उसके लड़ाकों का हौसला भी बना रहे। ऐसा ही 2011 में लादेन के मरने के बाद भी किया गया था। तब अल जवाहिरी ने तुरंत अल-कायदा की कमान संभाल ली थी और अमेरिका से बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। अल जवाहिरी के मारे जाने का ऐलान होने के बाद 5 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक उसकी गद्दी संभालने वाले का नाम सामने नहीं आया। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि अल जवाहिरी जिंदा भी हो सकता है और अगर ऐसा है तो यह अमेरिका के खुफिया विभाग CIA की एक बड़ी नाकामी होगी, जिसने ड्रोन हमले में अल जवाहिरी को मार गिराने का दावा किया था। इधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी के पूर्व CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को 5 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। ट्रंप के पूर्व CFO पर टैक्स की भारी हेराफेरी के आरोप लगे थे, जिन्हें वहां की अदालत ने सही पाया और ट्रंप के पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एलन वाइसेलबर्ग को 5 महीने की सजा सुनाई। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर है कि एलन वाइसेलबर्ग को किसी ऐसी जेल में भी भेजा जा सकता है जहां खूंखार कैदी रखे जाते हैं। उधर ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में शामिल लोगों को मौत की सजा पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक ईरान में ऐसे 20 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है जो हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में शामिल थे। इसीलिए ईरान पर मानवाधिकारों को कुचलने का आरोप लग गया। आरोप लग रहे हैं कि ईरान में दोषियों का पक्ष नहीं सुना जा रहा। 2 दिन पहले ही ईरान में एक 21 साल के खिलाड़ी मेहदी करामी को फांसी दी गई थी। ईरान के नेशनल कराटे चैंपियन मेहदी करामी को फांसी दिए जाने का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचाया गया था, लेकिन अब नॉर्वे के एक मानवाधिकार संगठन ने हैरान करने वाली रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया कि ईरान में 109 लोगों को सजाए मौत मिलने का खतरा है। इनमें ज्यादातर लोगों पर वहां की पुलिस ने हिंसक प्रदर्शनों में शामिल होने का आरोप लगाया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ईरान की अदालतें ऐसे गंभीर मामलों की सुनवाई में 1 हफ्ते से भी कम वक्त ले रही हैं। इस बीच हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लेने पर ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफसंजानी की बेटी को 5 साल की सजा सुनाई गई। ईरान में पिछले साल से भड़के हिजाब विरोधी प्रदर्शनों की वजह से कई लोग जेलों में बंद हैं और अब वहां की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफसंजानी की बेटी फैज़े हाशमी को 5 साल के लिए जेल भेज दिया। फैज़े हाशमी पर ईरान की सरकार ने हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लेने और लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तालिबान के बचाव में उतर आए। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान की सेना को अफगानिस्तान में घुसकर TTP के ठिकानों को निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो फिर कभी न खत्म होने वाला युद्ध शुरू हो जाएगा। इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार पर तालिबान के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान देने का भी आरोप लगाया। असल में आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने शहबाज शरीफ सरकार की नाक में दम कर रखा है। पिछले साल नवंबर के आखिरी हफ्ते में TTP ने पाकिस्तान की सरकार के साथ सीज फायर खत्म कर दिया था। इसके बाद इस आतंकी संगठन ने पूरे पाकिस्तान में ताबड़तोड़ हमले किए, जिनमें कई लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। जिसके बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने अफगानिस्तान में घुसकर TTP के ठिकानों पर हमले की बात कही थी। बाद में TTP को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने मिलिट्री ऑपरेशन को मंजूरी दे दी और फिर 5 जनवरी को पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में TTP के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। नांगरहार प्रांत इस आतंकी संगठन का गढ़ माना जाता है।
ड्रोन से किए गए इस हवाई हमले में पाकिस्तान ने कई आतंकियों के मारे जाने का दावा किया। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि पाकिस्तानी सेना के इस हमले के बाद अफगानिस्तान के तालिबान ने भी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद तोरखम बॉर्डर पर तालिबानी और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच गोलीबारी भी हुई थी, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। इसी तरह पाकिस्तानी सेना ने दक्षिणी वजीरिस्तान के एक इलाके में भी हवाई हमला किया, जिसमें टीटीपी के 2 आत्मघाती हमलावरों के साथ 11 आतंकी मारे गए थे। और इमरान खान का दावा है कि पाकिस्तान की इस कार्रवाई की वजह से तालिबान आग बबूला है। यही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान में बढ़ती आतंकी घटनाओं के लिए शहबाज शरीफ सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इमरान खान ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान की पुलिस के पास जो हथियार है उनसे आतंकियों से लड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि टीटीपी के आतंकी अमेरिका के छोड़े गए आधुनिक हथियारों से लैस हैं, जिसका कुछ रोज पहले एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें अफगानिस्तान के एक इलाके में कुछ आतंकी अमेरिकी हथियारों के साथ ट्रेनिंग करते दिखे थे। और इस वीडियो के सामने आने के बाद यह आशंका जताई गई थी कि टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस आतंकी संगठन ने सीज फायर खत्म करने के बाद पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जिहाद छेड़ने का ऐलान किया था और यह धमकी दी थी कि पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकने तक उसके आतंकी दम नहीं लेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के मुकाबले 2022 में टीटीपी के हमलों में 27% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान पर 14 आत्मघाती हमलों समेत 262 हमले किए थे और उन हमलों में 419 लोगों की जान चली गई और 724 लोग घायल हुए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि टीटीपी के 95% हमले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में किए गए हैं। ये दोनों प्रांत अफगानिस्तान की सीमा के पास हैं, जिसकी वजह से इन प्रांतों में टीटीपी अपने पैर जमा चुका है, जिसे उखाड़ फेंकने में पाकिस्तान को लंबी लड़ाई लड़नी होगी। इधर 2020 में हुए दिल्ली दंगे के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन पर आरोप तय किया गया। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय किया, जिसके मुताबिक ताहिर हुसैन ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हासिल किए पैसों का दंगे भड़काने में इस्तेमाल किया। कोर्ट इस मामले में 10 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। उधर जर्मनी की विदेश मंत्री के दौरे के कुछ घंटों बाद ही रूस ने खार्किव को फिर से दहला दिया। आरोप है कि रूस ने इस हमले से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि जर्मनी को भी सीधा संदेश देने की कोशिश की और ये साफ कर दिया कि यूक्रेन की मदद के लिए आगे आने वाला हर देश रूस का दुश्मन कहलाएगा। रूस की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में खार्किव में रात में मिसाइलें बरसती नजर आईं। आरोप है कि खार्किव के दौरे पर पहुंची जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने यूक्रेन को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया, जिससे रूस भड़क गया। यही वजह थी कि उसने खार्किव में मौजूद यूक्रेन के मिलिट्री अड्डों को तबाह कर दिया। इस हमले के साथ ही रूस ने यूक्रेन और उसकी मदद करने वाले देशों को इस जंग से दूर रहने की चेतावनी भी दी। इस बीच खबर है कि सिक्किम के पास चीन ने एक नया रडार स्टेशन बना दिया। सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक ये रडार स्टेशन चीन के कब्जा किए गए तिब्बत के इलाके में करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसके जरिए चीन भारत पर नजर रखने की फिराक में है। जानकारी के मुताबिक चीन का यह नया रडार स्टेशन पूरी तरह से रिमोट से कंट्रोल होगा। यानी 3000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद इस स्टेशन पर चीन का एक भी सैनिक तैनात नहीं होगा और इसे चीन अपनी सेना में बड़े बदलाव की शुरुआत भी बता रहा है। गनमाला रडार स्टेशन चीन का अहम मिलिट्री बेस माना जाता है, जो दक्षिणी तिब्बत के बड़े हिस्से पर नजर रखता है। बताया गया कि इस रडार स्टेशन को चीन के कब्जे वाले तिब्बत की सबसे ऊंची चोटी पर बनाया गया है, ताकि भारतीय सेना की हर हलचल पर नजर रखी जा सके। इधर महाराष्ट्र के अमरावती में निर्दलीय विधायक बच्चू कडू हादसे का शिकार हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब वो पैदल सड़क पार कर रहे थे और उसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार ने उन्हें टक्कर मार दी और वहां से फरार हो गया, जिसके बाद विधायक बच्चू कडू को अमरावती के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। हादसे में उनके सिर, आंख और पैर में गंभीर चोटें आईं। बच्चू कडू की प्रहार पार्टी महाराष्ट्र सरकार में भी शामिल है। इस बीच गुवाहाटी में पृथ्वी शॉ ने रणजी मैच में 13 शतक जड़ दिया। इसके साथ ही वो रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए, जिन्होंने असम के खिलाफ 379 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 49 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। हालांकि इससे पहले कि पृथ्वी शॉ 400 रन पूरे कर पाते, असम के गेंदबाज रियान पराग ने उन्हें आउट कर दिया। उधर रूस से भीषण जंग के बीच यूक्रेन ने अपने सैनिकों को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ट्रेनिंग लेने के लिए अमेरिका भेज दिया। यूक्रेन के 100 सैनिक जल्द ही अमेरिका के ओक्लाहोमा में इस घातक मिसाइल सिस्टम को चलाने की ट्रेनिंग लेंगे, जिसके लिए जेलेंस्की ने रूस के हमले के बाद से ही एक लंबा इंतजार किया। रूस से लड़ने के लिए पेट्रियट डिफेंस सिस्टम को पाना जेलेंस्की के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ था। लगातार कई महीनों तक बाइडेन से गुहार लगाने के बाद जेलेंस्की की मुराद पूरी हुई थी और बाइडेन इस बात के लिए तैयार हो गए थे कि रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को पेट्रियट देना ही पड़ेगा। The system back
into Ukraine so that they can use it to defend themselves. लेकिन यहाँ भी एक परेशानी ज़ेलेंस्की के मुंह बाय खड़ी थी और परेशानी ये थी कि उनके सैनिकों को पेट्रियट सिस्टम चलाना ही नहीं आता। यानी अगर अमेरिका का ये घातक हथियार यूक्रेन पहुंच भी जाता तो वो उसके किसी काम नहीं आता और अमेरिका यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए अपने सैनिक वहां भेज भी नहीं सकता था। लेकिन इस परेशानी से भी अमेरिका ने ही ज़ेलेंस्की को निजात दिलाई। उसने पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की ट्रेनिंग लेने के लिए यूक्रेन के सैनिकों को अपने यहां बुला लिया, जिसके बाद जंग के बीच ही यूक्रेन से सैनिकों की एक टीम अमेरिका के लिए रवाना हो गई। अमेरिकी सेना के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक जल्द ही ओक्लाहोमा पहुंच जाएंगे। अमेरिका के ओक्लाहोमा में ही पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है और वहां यूक्रेन से पहुंचने वाले 100 सैनिक इस खतरनाक हथियार को चलाना सीखेंगे, जो आने वाले दिनों में पुतिन के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि पेट्रियट आसमान से बरसी मिसाइलों, हमला करने आए ड्रोन और लड़ाकू विमानों को आसानी से मार गिराने के लिए जाना जाता है और माना जा रहा है कि इसके यूक्रेन पहुंचने के बाद ज़ेलेंस्की की फौज की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इधर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक ही दिन में 2 कलाकारों की फिल्म रिलीज होने पर उनके चाहने वालों में आपस में झड़प हो गई। दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता विजय की फिल्म वारिसु और एक्टर अजीत की फिल्म तुनिवु जैसे ही रिलीज हुई, चेन्नई के एक सिनेमाघर के बाहर दोनों अभिनेताओं के चाहने वालों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन जश्न मनाते मनाते वो आपस में भिड़ गए। एक्टर विजय और अजीत की फिल्मों वारिसु और तुनिवु के रिलीज होने पर उस सिनेमाघर के बाहर लोगों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि उसे संभाल पाना मुश्किल दिखा। लेकिन उन्हें परेशानी इस बात से थी कि दोनों कलाकारों की फिल्म 8 साल बाद रिलीज हुई, वो भी एक ही दिन पर, जिससे गुस्साए लोगों ने थिएटर के बाहर फिल्मों के प्रचार के लिए लगाए गए कई पोस्टर और बैनरों को उखाड़कर फेंकना शुरू कर दिया। इससे पहले वो लोग जश्न में डूबे दिखे, क्योंकि वो फिल्म की रिलीज से इतने खुश थे कि उनसे अपनी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। इस दौरान फिल्म तुनिवु की रिलीज का जश्न मना रहे एक शख्स की मौत हो गई। बताया गया कि वो धीमी रफ्तार में चलते ट्रक से कूद गया। हालांकि चेन्नई में उस सिनेमाघर के बाहर जुटे लोगों के अपने अपने तरीके से जश्न मनाने का सिलसिला जारी रहा और यही वजह रही कि कोई वहां नाचता दिखाई दिया तो कोई ट्रक पर सवार होकर झूमता नजर आया और कुछ लोगों ने तो थिएटर के बाहर आतिशबाजी भी की। लेकिन झड़प के बाद बिगड़े हालात को संभालने के लिए पुलिस ने भीड़ पर हल्के बल का इस्तेमाल किया, तब कहीं जाकर लोगों को तितर-बितर किया जा सका। इस बीच पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा के बाहर पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह पर जूते से हमला किया गया। जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त पाकिस्तान के गृह मंत्री अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। तभी भीड़ में मौजूद किसी शख्स ने उनकी कार पर जूता फेंक दिया। वो जूता राना सनाउल्लाह की कार के सामने वाले शीशे पर लगा। बताया गया कि इस घटना के बाद हमलावर वहां से फरार हो गया। राना सनाउल्लाह ने इस घटना के लिए इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिम्मेदार बताया। इधर मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग ने भारी तादाद में विदेशी करेंसी जब्त कर ली। इस मामले में एक यात्री को भी गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोप है कि उसने फलों के एक बक्से में करीब 1.5 करोड़ की विदेशी करेंसी छिपा कर रखी थी। खबर है कि गिरफ्तार यात्री के पास से जो विदेशी करेंसी बरामद की गई उसमें अमेरिकी डॉलर, पाउंड और रियाल भी शामिल है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जापान और ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती नजदीकी की वजह से चीन बुरी तरह भड़क गया। उनके बीच दरार डालने के लिए चीन ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे विश्व युद्ध की याद दिला दी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला बोला था, जिसके बहाने अब चीन जापान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को भड़काने में लगा है। असल में समंदर में चीन की बढ़ती ताकत से ऑस्ट्रेलिया दहशत में है और इसीलिए उसने जापान के साथ एक समझौता किया है, जिसे चीन अपने लिए खतरे के तौर पर देख रहा है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से चीन ऑस्ट्रेलिया को बरगलाने में लगा है, ताकि जापान के साथ उसका समझौता टूट जाए और इसके लिए चीन ऑस्ट्रेलिया को दूसरे विश्व युद्ध की याद दिला रहा है। उसने ऑस्ट्रेलिया को ये नसीहत भी दी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुए जापानी हमलों से सबक लेते हुए उसे जापान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इधर लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल समेत 4 लोगों को वहां की एक अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। एनसीपी सांसद पर 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद पर हमले के आरोप में केस दर्ज किया गया था और करीब 13 साल बाद एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल समेत 4 लोगों को दोषी पाया गया, जिसके बाद कवरत्ती जिला कोर्ट ने सभी दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने गो तस्करी के शक में एक पिकअप वैन को फूंक डाला। उन्होंने ये आरोप लगाया कि कुछ लोग गायों से भरी एक पिकअप वैन को उज्जैन लेकर जा रहे थे, जिसका उन्होंने करीब 1 घंटे तक पीछा किया। साथ ही इस पूरी घटना का वो वीडियो भी बनाते रहे। आखिरकार उस पिकअप वैन को उन लोगों ने पकड़ लिया और उसमें आग लगाकर जमकर नारेबाजी की। हालांकि उस पिकअप वैन का ड्राइवर और उसमें सवार दूसरे लोग वहां से भाग खड़े हुए। वीडियो में दिखा कि इस पिकअप वैन को रोकने से पहले उन लोगों ने किस तरह से सारी तैयारियां की।
बाद में पुलिस वहां पहुंची और 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस बीच अमेरिकी नौसेना ने हजारों राइफल ले जा रही एक नाव को पकड़ा, जिसके बाद जानकारी आई कि राइफल ले जा रही नाव ईरान की थी जो यमन जा रही थी और नाव में रखी हजारों राइफल यमन के हूथी विद्रोहियों के लिए थी। इस तरह के मामले में ईरान को पहले भी रंगे हाथ पकड़ा जा चुका है, क्योंकि उसने कई बार समंदर के रास्ते हूथी विद्रोहियों तक हथियार पहुंचाने की कोशिश की। उसकी कई कोशिशें सफल रहीं और कई फेल हो गई। ईरान इस बार भी फेल हुआ, क्योंकि यमन की ओर जा रही ईरान की नाव को अमेरिकी नौसेना ने पकड़ लिया और खबर आई कि नाव से 2000 राइफल मिली, जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2015 में ही हूथी विद्रोहियों को हथियार देने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन ईरान नहीं माना और वहां से हूथी विद्रोहियों को हथियारों की सप्लाई की खबरें आती रहीं। हूथी विद्रोही यमन में शिया मुस्लिमों के सबसे बड़े संगठन का हिस्सा हैं और ईरान से इस संगठन की करीबी की यही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि ईरान में दुनिया के सबसे ज्यादा शिया मुसलमान रहते हैं और यमन में वही शिया अल्पसंख्यक हैं जो यमन के सुन्नी मुसलमानों पर उनके दमन का आरोप लगाते हैं, जिसकी वजह से यमन के शिया मुसलमानों के हूथी संगठन ने अलगाववादी आंदोलन शुरू कर दिया और देखते ही देखते संगठन से जुड़े लोगों को हूथी विद्रोही कहा जाने लगा, जो यमन के उत्तरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं, क्योंकि यमन के इस हिस्से में उनकी अच्छी खासी आबादी है, जिन्हें ईरान से लगातार मदद मिलती है, क्योंकि ईरान चाहता है कि हूथी विद्रोही युद्ध जारी रखें और इसीलिए उसने नाव से यमन की ओर हथियार भेजे। लेकिन अमेरिकी नौसेना बीच में आ गई और ईरान का काम बिगड़ गया। इधर एलजेपी रामविलास गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई। यह फैसला आईबी की उस रिपोर्ट के बाद लिया गया जिसमें उनकी जान को खतरा बताया गया था, इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब सांसद चिराग पासवान की सुरक्षा में 33 जवान तैनात रहेंगे। कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उधर उत्तर प्रदेश के इटावा में आगरा कानपुर हाईवे पर घने कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल भेजा गया, जबकि वहां मौजूद लोग गाड़ियों को धक्का लगाते नजर आए। हादसे में कई गाड़ियों के तो परखचे उड़ गए। रोड पे चेकिंग कर रहे हैं, लोग डर के मारे भाग रहे हैं। लोगों ने हादसे का जिम्मेदार उन खनन अधिकारियों को ठहराया जिन्होंने घने कोहरे के बीच जांच पड़ताल के लिए गाड़ियों को रोका था। इस बीच खबर है कि चीन के जवाब में ताइवान ने मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। बताया गया कि एक दिन पहले चीन की एयरफोर्स ने अपने 57 लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास कर ताइवान को आंख दिखाई थी और इसीलिए ताइवान की सेना ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। ताइवान की एयरफोर्स के जवानों ने सबसे पहले लड़ाकू विमानों के साथ दुश्मन पर कहर बरपाने का अभ्यास किया। इसके बाद उन्होंने जमीन पर कैसे दुश्मन से निपटा जाए इसकी ट्रेनिंग ली। काओशोक शहर में ताइवान के सैनिकों ने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ काफी देर तक पसीना बहाया। इस दौरान जवानों ने दुश्मन को घेर कर उसे खत्म करने का भी तरीका सीखा। इधर कांग्रेस ने असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ से गठबंधन तोड़ लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एआईयूडीएफ ने गुपचुप तरीके से बीजेपी से सांठगांठ कर ली थी और इसीलिए उसने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ से नाता तोड़ने का फैसला किया। जयराम रमेश ने एआईयूडीएफ पर बीजेपी की बी टीम बनने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद उसके दूसरे नेताओं ने अजमल की तुलना ओवैसी से करनी शुरू कर दी। ये पुराना तरीका है उनका, जैसे ओवैसी साहब का ऐसे ही उनका भी है। जिसके जवाब में अजमल ने कांग्रेस को खुद के गिरबां में झांकने की नसीहत दे डाली। मेरे का चेहरा देखा है, दूसरा चेहरा देखा है। यानी भारत जोड़ो यात्रा करने वाली कांग्रेस अपने गठबंधन को ही जोड़कर नहीं रख पाई और असम में उसका एआईयूडीएफ से गठबंधन टूट गया। वो भी इस वजह से क्योंकि कांग्रेस को शक था कि अजमल की पार्टी ने बीजेपी से सांठगांठ कर ली है। मतलब कांग्रेस का नुकसान हुआ और बीजेपी का बिना कुछ किए फायदा। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि कनाडा के यूक्रेन के लिए आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के फैसले से रूस भड़क गया। कनाडा के प्रधानमंत्री ने अमेरिका से नासाम्स एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की घोषणा की है और खबर है कि जैसे ही ये बात रूस को पता चली वो आग बबूला हो गया। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक कनाडा जल्द अमेरिका से नसाम्स यानी नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदकर यूक्रेन को भेजेगा। इसकी गिनती बेहद ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में होती है। इसे लड़ाकू विमानों और ड्रोन का काल माना जाता है। यही नहीं, ये क्रूज मिसाइलों के हमलों को भी नाकाम करने की ताकत रखता है। यानी अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम जेलेंस्की की सेना को मिल गया तो पुतिन की मिसाइलों और फाइटर जेट का आसमान में ही काम तमाम हो जाएगा। इस बीच भारत ने जमीन से अंतरिक्ष तक हमला करने की ताकत रखने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जानबूझकर रात में किया गया ताकि अंधेरे में इसकी सटीक मारक क्षमता को परखा जा सके। जानकारी के मुताबिक कम दूरी की इस बैलिस्टिक मिसाइल को ओडिशा के चांदीपुर में 10 जनवरी की रात को टेस्ट किया गया, जिसकी खूबी यह है कि इससे 500 से 1000 किलो के परमाणु हथियार भी दागे जा सकते हैं। बताया गया कि यह पृथ्वी 2 मिसाइल का चौथा परीक्षण था जिसमें 4600 किलोग्राम वजनी ये मिसाइल हर पैमाने पर खरी उतरी।
दावा है कि इसकी मदद से 350 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी ढेर किया जा सकता है। वहीं ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को धोखा देने की भी ताकत रखती है, यानी पृथ्वी 2 दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकती है। जानकारी के मुताबिक ये इस मिसाइल का रात में किया गया चौथा परीक्षण था और इसने हर बार अपने टारगेट पर एकदम सटीक वार किया। उधर हरियाणा की फतेहाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप केस में बिल्लू राम उर्फ जलेबी बाबा नाम के दोषी को 14 साल की सजा सुनाई, जिसे कोर्ट ने 5 जनवरी को दोषी ठहराया था। जलेबी बाबा पर 35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 2018 में आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद जलेबी बाबा पर रेप का केस दर्ज हुआ था। इधर श्रीनगर में सुरक्षा बल ने फरजान फारूज नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया और उससे 10 लाख रुपए कैश और हेरोइन बरामद करने का दावा किया गया। साथ ही फरजान से लश्कर-ए-तैयबा के दस्तावेज और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार चीन के साथ तेल की एक बड़ी डील करने की तैयारी में है। दोनों देशों के बीच समझौता होने के बाद चीन को अफगानिस्तान में तेल निकालने के लिए खुदाई करने की इजाजत मिल जाएगी और यह पहली बार होगा जब तालिबान किसी दूसरे देश के लिए अपने दरवाजे खोलेंगे। लेकिन तालिबान ऐसा किसी खुशी में नहीं कर रहे हैं, बल्कि चीन का हाथ थामने के पीछे उनकी मजबूरी है, क्योंकि तालिबान के सत्ता संभालने के बाद से ही दुनिया के ज्यादातर देशों ने अफगानिस्तान से कन्नी काट रखी है, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में उसे चीन से सहारे की उम्मीद है, क्योंकि रूस के बाद चीन ही एक ऐसा देश है जो तालिबान सरकार के लिए नरम रुख रखता है और इसीलिए वो चीन के साथ तेल की बड़ी डील करने की तैयारी कर रही है, जो कि आने वाले दिनों में पूरी भी हो सकती है। हालांकि इस डील के पीछे चीन का भी बड़ा फायदा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के तेल के साथ ही चीन की नजर वहां के खनिज पर भी है और वो तेल की डील के बहाने अफगानिस्तान के उसी खजाने को पाना चाहता है। इसीलिए वो तालिबान सरकार के साथ 25 साल का समझौता करने जा रहा है, जिसके तहत वो अफगानिस्तान की सबसे बड़ी आमू नदी में तेल के लिए खुदाई करेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि तेल निकालने का समझौता चीन के लिए अफगानिस्तान में घुसने भर का एक बहाना भर है, क्योंकि उसका असली मकसद अफगानिस्तान के खनिज के भंडार को हथियाना है। कहा जाता है कि अफगानिस्तान में 1 लाख करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 80 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत के खनिज हैं, जिनमें बैटरियों में इस्तेमाल की जाने वाली लिथियम धातु का बड़ा भंडार भी शामिल है। और माना जा रहा है कि चीन अगर एक बार अफगानिस्तान में घुस गया तो फिर वो इस खजाने को हथियाकर ही मानेगा। इधर पश्चिम बंगाल के मालदा में केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। मालदा दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री को गांव के लोगों ने घेर लिया, जिसके बाद उन्हें वहां से निकालने के लिए सुरक्षा बल के जवानों को आगे आना पड़ा। बताया गया कि वहां लोग आवास योजना में हुई गड़बड़ी की शिकायत मंत्री से करना चाहते थे। हमारे पास कोई ऐसी यंत्रणा नहीं कि हम यहाँ पे आके घर बनाए। हालांकि जब उन्हें मिलने से रोका गया तो वो भड़क गए और केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल को घेरकर उन्होंने काफी देर तक वहां नारेबाजी की। उधर जापान पहुंचे भारत के लड़ाकू विमानों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। भारतीय फाइटर जेट जापान के याकुरी एयरबेस पर लैंड हुए और भारत के Su-30 लड़ाकू विमानों के ह्याकुरी एयरबेस पर उतरते ही दोनों तरफ से वाटर कैनन चलाई गई। जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना के ये लड़ाकू विमान जापान में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। 26 जनवरी से होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम वीर गार्डियन 2023 रखा गया। इस बीच खबर है कि चीन ने पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि पाकिस्तान में कई बार चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से चीन घबराया हुआ है और अब उसे यह डर सता रहा है कि चीन के नए साल पर पाकिस्तान में उसके नागरिकों पर हमले हो सकते हैं। 21 जनवरी से चीन का नया साल शुरू होने वाला है और इसी वजह से चीन के नए विदेश मंत्री चिनगांग ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हो रहे हमले और उनकी सुरक्षा का मुद्दा उठाया। चीन ने अपने नागरिकों की चिंता जताते हुए पाकिस्तान से उनकी सुरक्षा के लिए तगड़े इंतजाम करने की अपील की, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने भी भरोसा दिया कि चीनी नागरिकों और योजनाओं की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। असल में CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की अलग अलग योजनाओं को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में चीन के सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं और चीनी नागरिकों की सबसे ज्यादा संख्या बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में है, क्योंकि CPEC के तहत चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने में जुटा है। उसका मकसद ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ना है। लेकिन चीन के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ ग्वादर राइट्स मूवमेंट नाम के आंदोलन से जुड़े हक दो तहरीक नाम के संगठन ने मोर्चा खोल रखा है। इस संगठन से जुड़े लोग पिछले साल अक्टूबर से ही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस संगठन ने चीनी नागरिकों को फौरन ग्वादर छोड़ने की चेतावनी दे दी है और ये धमकी दी कि अगर चीन के नागरिकों ने ग्वादर नहीं छोड़ा तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसी बात से चीन डरा हुआ है और उसे ये लग रहा है कि कहीं विद्रोह की वजह से ग्वादर में उसके प्रोजेक्ट बंद न पड़ जाएं। और इसी वजह से पिछले दिनों चीन ने ग्वादर को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने विद्रोह को कुचलने के लिए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया था। लेकिन चीन की चिंता सिर्फ ग्वादर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी चीनी नागरिक निशाने पर हैं।
पिछले साल अप्रैल में कराची यूनिवर्सिटी में एक आत्मघाती बम विस्फोट में 3 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसकी जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। जबकि 2021 में टीटीपी के आतंकियों ने चीनी इंजीनियरों की एक बस पर बम से हमला किया था। मतलब यह कि पाकिस्तान में चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और इसी वजह से चीन अपने नागरिकों को लेकर खौफ में है। इधर हरियाणा के बहादुरगढ़ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 3 बदमाशों ने मिलकर एक आदमी से लाखों रुपए लूट लिए, वो भी इतनी चालाकी से कि वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। वहां से आए वीडियो में वो आदमी बैंक में पैसे जमा कराने के लिए कतार में खड़ा दिखा, जिसके बगल में 2 और लोग भी नजर आए। इसके बाद जैसे ही उसने बैग से नोटों की गड्डी निकाली, पीछे से एक बदमाश अचानक उस पर झपटा और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद नागरिक की गिरफ्तारी मोसाद की वजह से, क्योंकि जर्मनी की सरकार को मोसाद ने ही उससे जुड़ी जानकारी दी थी। यानी ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े और अपने अपने तरीके से एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। ईरान तो पिछले कुछ महीनों से कुछ ज्यादा ही सक्रिय है। एक हफ्ते पहले ही उसने आरोप लगाया था कि इजराइल ने ईरान के सुरक्षा तंत्र को तोड़ने का मास्टर प्लान बनाया है और अब उसका कहना है कि वो हिजाब आंदोलन के बीच ईरान को दंगों की आग में जलाने की चाल चल रहा है। इधर बिहार के बक्सर में मुआवजे पर बवाल इस कदर बढ़ गया कि पुलिस और प्रदर्शन कर रहे कई किसानों के बीच तीखी झड़प हो गई। वहां किसानों से जमीन लेकर एक थर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि जिला प्रशासन 2013 के दामों पर उन्हें मुआवजा दे रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उन्हें 2022 के रेट से मुआवजा दिया जाए और इसी वजह से वो करीब 3 महीने से उस पावर प्लांट के दफ्तर के बाहर बैठकर धरना दे रहे हैं। लेकिन बात तब बढ़ गई जब इन किसानों ने कुछ पुलिस वालों पर आरोप लगाया कि वो देर रात उनके घर में घुसे और अंदर मौजूद परिवार के कुछ लोगों से मारपीट की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। उसमें घर में सब लोग इधर उधर भागते नजर आए और कुछ पुलिस वाले वहां मौजूद कुछ लोगों की पिटाई करते दिखे और एक दूसरा दरवाजा था, उसको लात से मार करके उसकी किली को तोड़ दिया। ऐसे में सुबह होते ही गुस्साए लोग उस थर्मल पावर प्लांट के बाहर पहुंच गए और उसके मेन गेट पर आगजनी कर दी, जिसके बाद ये बवाल बढ़ता ही चला गया। इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं हुए, बल्कि उन्होंने पुलिस की एक गाड़ी समेत उस पावर प्लांट के बाहर खड़ी कुछ बसों और ट्रकों में भी आग लगा दी। ऐसे में पुलिस से उनकी झड़प हो गई। इन हालात में कई लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। मुआवजे पर प्रदर्शन तेज हुआ तो पुलिस ने भरोसा दिया कि हालात पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इस हंगामे के बाद इलाके में दूर दूर तक धुआं ही धुआं उठता दिखाई दिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अमेरिका से। अमेरिका में अचानक 1000 से ज्यादा विमानों को रोक दिया गया। 1000 से ज्यादा उड़ानें वहां अचानक ठप हो गई। जो विमान जहां था उसे वहीं रोक दिया गया। इसके बाद पूरे अमेरिका में हाहाकार मच गया। आनन फानन में उड़ानों को रोके जाने की वजह का पता लगाया जाने लगा। पता चला कि वहां आपात स्थिति की जानकारी देने वाला सिस्टम ही फेल हो गया। यानी वो सिस्टम जो किसी भी विमान के पायलट को किसी इमरजेंसी की जानकारी देता है और इसके फेल होने के बाद विमान उड़ा रहे पायलट को किसी परेशानी की जानकारी नहीं दी जा सकती। इसी वजह से सभी उड़ानों को तुरंत रोक दिया गया। इसके बाद आशंका जताई गई कि अमेरिका पर कोई बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है, जिसने फ्लाइट से जुड़े सबसे अहम सिस्टम में गड़बड़ी पैदा कर दी। और यह गड़बड़ी अमेरिका के सामने सबसे बड़ी परेशानी की शक्ल में सामने आई, क्योंकि FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी के बाद 1000 से ज्यादा उड़ानें रोक दी गईं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में उड़ान भरने वाले विमानों को आपात स्थिति की जानकारी देता है, जिसके लिए वो नोटैम यानी नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है। लेकिन इसी सिस्टम में गड़बड़ी आने के बाद पूरे अमेरिका में तहलका मच गया। अमेरिका में उड़ान भर रहे विमान एयरपोर्ट पर उतर गए। जो उड़ने की तैयारी कर रहे थे उन्हें रोक दिया गया। बताया गया कि उड़ानों को जानकारी देने वाले नोटैम में अचानक ऐसी गड़बड़ी आई कि वो अपडेट होना बंद हो गया। इसके बाद अमेरिका की 1000 उड़ानों को रोक दिया गया और नोटैम का इस्तेमाल करने वाली फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने गड़बड़ी का पता लगाना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक पूरे अमेरिका में हाहाकार मच चुका था। जो विमान जहां था वहीं रुक गया था। बताया गया कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को कई घंटों तक तो समझ में नहीं आया कि आखिर उसके सिस्टम में गड़बड़ी हुई कैसे, क्योंकि जिस नोटैम सिस्टम का इस्तेमाल FAA करता है वो उसके पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा करता है, क्योंकि नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम से ही फ्लाइट में मौजूद केबिन क्रू को अहम जानकारी भेजी जाती है। इसके जरिए मौसम बिगड़ने और ज्वालामुखी के फटने जैसी सूचना पायलट को दी जाती है। साथ ही रॉकेट लॉन्च और सैन्य अभ्यास जैसी संवेदनशील जानकारी भी नोटैम ही पायलट को देता है। यह सिस्टम रनवे पर बर्फ होने, लाइटों में गड़बड़ी या फिर किसी पक्षी की मौजूदगी के बारे में पायलट को आगाह करता है। इसी वजह से इसमें गड़बड़ी आते ही विमानों को रोक दिया गया। हालांकि अचानक खराबी आने के पीछे अमेरिका ने साइबर अटैक की संभावना को नकार दिया, लेकिन बाइडेन सरकार ने इसकी जांच के आदेश जरूर दे दिए।
उधर ब्रिटेन के अखबार द मिरर ने दावा किया कि पुतिन ने आखिरकार यूक्रेन पर परमाणु हमला करने का मन बना लिया है। इसके लिए उन्होंने परमाणु वार करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मोटर जंग में उतार दिया है। और अगर रूस का वो चुल्पान मोटर चल गया तो यूक्रेन में अब तक मची तबाही के सभी रिकॉर्ड धरे के धरे रह जाएंगे। ये रूस का वो हथियार है जिसके मुकाबले का मोटर नेटो के पास भी नहीं। इस हथियार का इस्तेमाल अफगानिस्तान, सीरिया और चेचनिया की लड़ाइयों में किया जा चुका है। रूस का चुल्पान मोटर करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अपने टारगेट का नामो निशान मिटा सकता है, फिर चाहे वो सेना का ठिकाना हो या फिर बड़ी किलेबंदी। रूस का मोटर क्लस्टर बम से लेकर परमाणु बम तक दाग सकता है। हालांकि द मिरर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रूस की तैयारी कोई बड़ा परमाणु हमला करने की नहीं है। वो चुल्पान मोटर से छोटा परमाणु बम गिराएगा, जिससे यूक्रेन में फुटबॉल स्टेडियम के साइज का इलाका तबाह हो सकता है। इधर एफसीआई घोटाले में सीबीआई ने एक साथ 4 राज्यों के 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में एफसीआई से जुड़े लोगों, अनाज कारोबारियों और मिल मालिकों के ठिकानों पर छापे पड़े, जिसमें 60 लाख नकद बरामद करने का दावा किया। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी टास ने खबर छापी कि उसकी परमाणु पनडुब्बी बेलग्रद ने पोसाइडन टॉर्पीडो का टेस्ट पूरा कर लिया। बेलग्रद पनडुब्बी और उस पर पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो, ये पुतिन के हथियारों की ऐसी घातक जोड़ी है जो पूरी दुनिया से जीवन का नामो निशान मिटा सकती है। यहां तक कि खुद अमेरिका कहता है कि रूस का पोसाइडन टॉर्पीडो समंदर किनारे बसे अमेरिकी शहरों में रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकता है। वहीं रूस की बेलग्रद दुनिया की सबसे लंबी सबमरीन है। बेलग्रद पनडुब्बी की लंबाई 608 फीट है। दुनिया में इतनी लंबी सबमरीन किसी देश के पास नहीं। अमेरिका के पास जो सबसे लंबी सबमरीन है वो भी 569 फीट लंबी है। कहा जाता है कि रूस की ये पनडुब्बी इतनी ज्यादा लंबी इसलिए है ताकि उसके अंदर पोसाइडन टॉर्पीडो फिट हो सके। और पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो पुतिन के उन 6 सुपर वेपन में एक है जिन्हें दुनिया उनका ब्रह्मास्त्र मानती है। रूस का मीडिया तो दावा करता है कि पोसाइडन टॉर्पीडो जापान के हिरोशिमा पर दागे गए परमाणु बम से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसलिए पोसाइडन टॉर्पीडो समंदर के किनारे बसे किसी भी शहर को नक्शे से मिटा सकता है। पोसाइडन फटते ही तुरंत तो तबाही मचा ही सकता है, वो इलाके में इतना जबरदस्त रेडिएशन भी फैला सकता है कि दशकों तक वहां जीवन मुमकिन ही न हो सके। ऊपर से अमेरिकी संसद के रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेलग्रद पनडुब्बी 8 पोसाइडन ले जा सकती है। एक पोसाइडन टॉर्पीडो ही रिकॉर्ड तोड़ बर्बादी लाने वाली बला है, तो 8 पोसाइडन तो जाने क्या तबाही मचाएंगे। इधर हरियाणा के बहादुरगढ़ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 3 बदमाशों ने मिलकर एक आदमी से लाखों रुपए लूट लिए, वो भी इतनी चालाकी से कि वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। वहां से आए वीडियो में वो आदमी बैंक में पैसे जमा कराने के लिए कतार में खड़ा दिखा, जिसके बगल में 2 और लोग भी नजर आए। इसके बाद जैसे ही उसने बैग से नोटों की गड्डी निकाली, पीछे से एक बदमाश अचानक उस पर झपटा और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया, जिससे वो घबरा गया। इससे पहले कि वो उस बदमाश की पकड़ से छूट पाता, पास खड़े उसके साथियों ने भी उस आदमी पर पिस्तौल तान दी। हालांकि ऐसा होते ही उसने बैग को और ताकत से पकड़ लिया, जिसे छुड़ाने के लिए उनमें एक बदमाश ने उस पर चाकू से कई वार किए, जिसके बाद वो तीनों बैग छीनकर वहां से फरार हो गए। एक बंदा पीछे से पकड़ लिया, एक बैग करने एक चक्कू ने मार दिया। हालांकि इस घटना का वीडियो बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसके आधार पर पुलिस लूटपाट करने वाले आरोपियों की तलाश में जुट गई। उधर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नियमों के उल्लंघन करने पर शाकिब अल हसन समेत बांग्लादेश के 3 क्रिकेटरों पर जुर्माना लगा दिया गया, क्योंकि ये तीनों खिलाड़ी मैच के दौरान ही अंपायर से उलझ पड़े। शाकिब अल हसन समेत तीनों खिलाड़ियों पर मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया गया। हालांकि तीनों ने बाद में अपनी गलती मान ली। इधर जोशीमठ में खतरनाक इमारतों को गिराने का ऑपरेशन अब तक शुरू नहीं हो पाया। जोशीमठ के लोग सरकार के फैसले के विरोध पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद खतरनाक इमारतों को गिराने का ऑपरेशन रोक दिया गया, जबकि मौसम खराब होने की वजह से खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया। जो 2 होटल खतरनाक इमारतों के तौर पर चुने गए, वहां लोग धरने पर बैठ गए। होटल मालिकों का आरोप है कि जोशीमठ के दरकने की वजह सरकार की विकास योजनाएं हैं। ये जो आज हो रहा है जोशीमठ में एनटीपीसी के टनल से हो रहा है और शासन प्रशासन इसको मानने को तैयार नहीं है। इसलिए सरकार ने भी एक कमेटी का गठन कर दिया जो लोगों के लिए आर्थिक मुआवजा तय करेगी। दूसरी तरफ पुलिस और एसडीआरएफ की भारी तैनाती कर दी गई। सरकार की कोशिश है कि लोगों का गुस्सा शांत किया जाए और जल्द से जल्द खतरनाक इमारतों को गिराया जाए। इस बीच ऐसे घरों की गिनती 700 के पार पहुंच गई जिन्हें खतरनाक माना जा रहा है। सरकार ने लोगों की मदद करने के लिए कुछ बड़े ऐलान किए और सभी परिवारों को 1.5 लाख रुपए की अंतरिम राहत देने का ऐलान किया। यह रकम सिर्फ फौरी सहायता के तौर पर दी जाएगी, जबकि पूरा मुआवजा कमेटी की सिफारिशों के बाद तय होगा। इसके अलावा सरकार ने साफ किया कि अभी केवल 2 इमारतों को गिराया जाएगा। इसके अलावा किसी भी घर या दुकान को गिराने की योजना नहीं है। जिन घरों में दरारें देखी गई हैं, सरकार के मुताबिक उनकी गिनती 723 है। और इस ऐलान के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जोशीमठ के हालात देखने पहुंच गए। न्यूज़ 18 से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि उत्तराखंड जल्द ही इस मुसीबत का समाधान निकाल लेगा। तो आपदाएं हमारे यहाँ लगातार होती हैं
इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और कि जो ये आपदा है, ये आपदा भी समय के साथ आगे बढ़ जाए। दूसरी तरफ एनटीपीसी के उस प्रोजेक्ट का काम पूरी तरह रोक दिया गया जिसे जोशीमठ के लोग तबाही की वजह बता रहे हैं। न्यूज 18 की टीम उस सुरंग में भी पहुंची जिसे बनाने के लिए भारी भरकम मशीनें लगाई गई थी और पहाड़ को काटकर कई किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही थी। एनटीपीसी ने सफाई दी कि यह सुरंग जोशीमठ के करीब 1 किलोमीटर नीचे से गुजरती है, इसलिए इस सुरंग से जोशीमठ के संकट का कोई लेना देना नहीं है। ये जो पूरी सुरंग आप पीछे तक देख रहे हैं, इस तरीके की सुरंग को 12 किलोमीटर बनाया जाना है, लेकिन सरकार के आदेश के बाद सुरंग का काम पूरी तरह रोक दिया गया। ना किसी तरीके की कोई ब्लास्टिंग, ना किसी तरीके की कोई ड्रिलिंग, क्योंकि काम पूरी तरीके से टनल के अंदर बंद किया गया है। हालांकि सरकार ने विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई है जो जोशीमठ के संकट की वजह का पता लगाएगी। लेकिन हालात केवल जोशीमठ के ही खराब नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में और भी ऐसी कई जगह हैं जहां घरों में दरारें आने, जमीन के दरकने की घटनाएं हो रही हैं, जिनमें टिहरी भी शामिल है। टिहरी में उत्तराखंड का सबसे बड़ा बांध है जिसके दम पर वहां बिजली बनाने का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। टिहरी झील और बांध वहां पर्यटन की भी बड़ी वजह है, लेकिन लोगों का आरोप है कि उनके घर कई फीट नीचे धंस चुके हैं। तो यहाँ के लोग हैं वो पूरा इलाका छोड़ करके जा चुके हैं। ये जो गैप है ये कितना धंस चुका है कि एक खड़े हो जाए तो उतनी हाइट होती है, लेकिन उतनी हाइट नहीं है। घरों में लंबी लंबी दरारें टिहरी में भी साफ देखी जा रही हैं। क्रैक्स आप देखिए, ये बड़े बड़े, ये हर घर में ऐसे ही क्रैक्स हैं बड़े बड़े। लोगों का आरोप है कि टिहरी के डैम प्रोजेक्ट के बाद से ये परेशानियां बढ़नी शुरू हुई थी और हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तरकाशी के भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां घरों में लगातार दरारें बड़ी हो रही हैं और उत्तरकाशी का मस्ताड़ी गांव ऐसी ही जगहों में एक है। मस्ताड़ी के लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर उनके घरों को हो क्या रहा है। मालूम नहीं पड़ रहा कि कब हुई क्या हुई, धीरे धीरे जो बढ़ती जा रही है। वहां के घरों में आई दरारें लगातार बड़ी हो रही हैं। ये देखिए तस्वीर दिखाऊंगा, ये जो दरार आपको दिखाई दे रही है ये घरों के इसलिए सामने आपको दिखाई दे रही है क्योंकि घर जो है झुक रहे हैं। मतलब ये कि संकट केवल जोशीमठ में नहीं है बल्कि उत्तराखंड में ऐसी कई जगह हैं जहां लोग जमीन धंसने और घरों में दरारें आने जैसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस बीच नेटो का सदस्य बनने के लिए तुर्की की शर्तों की लंबी लिस्ट से तंग आकर स्वीडन ने उसे चेतावनी ही दे डाली। स्वीडन ने 2 टूक कह दिया कि अब वो तुर्की की कोई भी डिमांड पूरी नहीं कर पाएगा। इसलिए स्वीडन ने तुर्की को बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि बस अब बहुत हुआ, अब उसे जो करना है वो करे। स्वीडन अब तक तुर्की के मान मुनव्वल में लगा था क्योंकि नेटो का सदस्य बनने के लिए उसके मौजूदा सदस्यों की हामी जरूरी होती है। नेटो के 30 में 28 सदस्य देश स्वीडन की सदस्यता की अर्जी को मंजूरी दे चुके हैं। सिर्फ हंगरी और तुर्की ही बचे हैं। हंगरी भी कुछ वक्त में मंजूरी दे देगा, लेकिन तुर्की रोड़ा अटकाए खड़ा है, वो मानने को तैयार ही नहीं। इसलिए स्वीडन भी चिढ़ गया और उसने तुर्की को बनाने से हाथ खड़े कर दिए। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कहा कि तुर्की से किए गए सभी पुराने वादे पूरे किए जा चुके हैं और ये बात खुद तुर्की भी मान चुका है। तुर्की को स्वीडन में पनाह लिए कुर्द लड़ाकों से दिक्कत थी तो स्वीडन ने उनसे किनारा कर लिया। स्वीडन ने तुर्की को हथियारों के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। तुर्की को उससे भी परेशानी थी तो स्वीडन ने वो भी हटा दिया। लेकिन अब तुर्की के राष्ट्रपति की नजर तुर्की के उस पत्रकार पर है जो स्वीडन में रह रहा है। तुर्की चाहता है कि स्वीडन उस पत्रकार को उसके हवाले कर दे, लेकिन स्वीडन की सुप्रीम कोर्ट उस पत्रकार के प्रत्यर्पण की मांग को खारिज कर चुकी है। इसलिए स्वीडन का कहना है कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। किसी के प्रत्यर्पण में स्वीडन की सरकार का कोई रोल ही नहीं। इधर केंद्र सरकार ने हज यात्रा में वीआईपी कल्चर को पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया। इससे पहले हज यात्रा के लिए वीआईपी कोटे के तहत कुछ सीटें आरक्षित रहती थीं, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार ने हज यात्रा में वीआईपी कोटे की सीटों को पूरी तरह खत्म करने का फैसला कर लिया। इस कोटे के तहत भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के अलावा हज कमेटी को भी कुछ सीटें दी जाती थी। उधर दिल्ली में ऑटो और टैक्सियों का सफर पहले से महंगा हो गया। सीएनजी के लगातार बढ़ते दामों को देखते हुए ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों ने किराया बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने किराया बढ़ाए जाने को मंजूरी दे दी। अब ऑटो में सफर करने पर हर किलोमीटर पर 9.5 रुपए के बजाय 11 रुपए चुकाने होंगे और पहले 1.5 किलोमीटर के लिए लोगों को 25 नहीं बल्कि 30 रुपए देने होंगे। इसी तरह नॉन एसी टैक्सियों के लिए यात्रियों को हर किलोमीटर पर 14 रुपए के बजाय 17 रुपए चुकाने होंगे और एसी टैक्सियों के लिए ये किराया 16 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया। इस बीच खबर आई कि रूस और अमेरिका ने तुर्की में एक सीक्रेट बैठक की है। हालांकि इस बैठक की कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई। ये खबर ऐसे समय आई जब रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए और पुतिन पहले से ज्यादा आक्रामक लगे। लेकिन इसी बीच खबर उड़ी कि तुर्की में रूस और अमेरिका ने सीक्रेट मीटिंग की है, जिसमें रूस की तरफ से वहां की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वाइस चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने हिस्सा लिया। अमेरिका की ओर से उसकी उप विदेश मंत्री और अमेरिका की यूक्रेन पॉलिसी के पीछे का दिमाग मानी जाने वाली विक्टोरिया न्यूलैंड बैठक में शामिल हुई। मतलब ये कि अगर रूस और अमेरिका ने मीटिंग की है तो कुछ तो खिचड़ी पक रही है।
क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद रूस और अमेरिका ने एक दूसरे के खिलाफ खूब आग उगली। यही नहीं, नॉर्वेजियन सी में रूस ने ड्रिल करके अमेरिका को खुली चुनौती दे डाली। और इसी बीच ये खबर उड़ी जिसने दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि अगर ये सीक्रेट मीटिंग हुई है तो फिर कुछ तो बड़ा होने वाला है। इधर दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव के दौरान 6 जनवरी को हुए बवाल के खिलाफ दिल्ली बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने चुनाव के दौरान हुए हंगामे के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पार्षदों की शपथ रोकने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल की गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। 6 जनवरी को मेयर के चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद दिल्ली नगर निगम के सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया था। उधर कोरोना वायरस पर चीन के झूठ की पोल सैटेलाइट तस्वीरों ने खोल दी। चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जीरो कोविड पॉलिसी को हटाए जाने के बाद से वहां केवल 40 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई, जबकि चीन के अस्पताल और कब्रिस्तान इस दौरान पूरी तरह से भरे हुए नजर आए। अमेरिका की निजी सैटेलाइट कंपनी मैक्स आर ने कुछ तस्वीरें जारी की। ये तस्वीरें चीन के 6 शहरों के कब्रिस्तानों के बाहर की बताई गईं। दावा किया गया कि वहां की पार्किंग में इतनी गाड़ियां दिखीं जितनी पहले कभी नहीं देखी गईं। यहां तक कि पार्किंग के पास लगी फसल को काटकर पार्किंग की जगह बनानी पड़ी। इसके अलावा कुछ ऐसी गाड़ियां भी दिखाई दी जिनमें चीन क्वारंटीन टेंट बनाया करता था। माना जा रहा है कि इनमें कई शवों को एक साथ रखने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि चीन के लोग एक साथ रखे शवों की तस्वीरें अपने मोबाइल फोन में भी रिकॉर्ड न कर पाएं। चीन में कोरोना विस्फोट की खबरें दुनिया तक पहुंचने की सबसे बड़ी वजह वायरल वीडियो ही बने थे, जिन्हें खुद वहां के लोगों ने रिकॉर्ड किया था। लोगों के लंबे आंदोलन के बाद चीन में जीरो कोविड पॉलिसी 7 दिसंबर को खत्म कर दी गई थी। तभी से चीन में कोरोना विस्फोट की शुरुआत हुई। लेकिन चीन का दावा है कि 7 दिसंबर से अब तक केवल 40 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई, जबकि कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने अनुमान लगाया कि वहां रोजाना करीब 25,000 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ रहे हैं। मतलब ये कि दिसंबर के बाद से वहां लाखों लोगों की मौत का अनुमान लगाया गया। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो गया कि चीन के सरकारी आंकड़े सच्चाई से कोसों दूर हैं। इस बीच खबर है कि चीन ने दक्षिण कोरिया और जापान के नागरिकों को वीजा देने पर रोक लगा दी। कुछ रोज पहले ही इन दोनों देशों ने चीन से आने वाले लोगों के लिए कोरोना जांच जरूरी कर दी थी, जिसके बाद चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दक्षिण कोरिया और जापान के नागरिकों को वीजा देने पर रोक लगा दी। असल में कोरोना चीन में तबाही मचा रहा है। जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म करने के बाद बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी दौरान चीन ने बॉर्डर खोलने का फैसला कर दूसरे देशों को हैरान कर दिया, जिसके बाद कई देशों को ये चिंता सताने लगी कि कहीं चीन की वजह से उनके यहाँ महामारी न फैल जाए। इसी वजह से दक्षिण कोरिया और जापान ने चीन से आने वाले लोगों की जांच जरूरी कर दी, जिसके बाद चीन ने पलटवार करते हुए इन दोनों देशों के नागरिकों के लिए शॉर्ट टर्म वीजा जारी करने पर पाबंदी लगा दी। इधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में गहरी खाई में गिरने से 3 जवान शहीद हो गए। हादसा कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में गश्त के दौरान हुआ, जहां बर्फीले इलाके में 3 जवान रोज की तरह गश्त पर थे, लेकिन बर्फ से ढके रास्ते पर फिसलने की वजह से तीनों गहरी खाई में जा गिरे, जिसमें एक जेसीओ और 2 जवान शहीद हो गए, जिनके शव सर्च ऑपरेशन के बाद खाई से निकाल लिए गए। इस बीच 18 जनवरी को तेलंगाना के खम्मम में होने वाली रैली में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस को न्योता नहीं दिया। के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति रख दिया है, जिसके बाद यह उनकी पहली बड़ी रैली होगी, जिसमें के चंद्रशेखर राव ने अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल समेत पंजाब के सीएम भगवंत मान और केरल के सीएम पिनराई विजयन को न्योता दिया। लेकिन इस लिस्ट से कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता या मुख्यमंत्री का नाम नदारद रहा, जिसके बाद कहा जाने लगा कि के चंद्रशेखर राव कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने इसे भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का डर माना। हमारी जो यात्रा हो रही है उसके असरात तो दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में है, जबकि अटकलें हैं कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार तीसरा मोर्चा बनाना चाहते हैं और बीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव चौथा मोर्चा बनाने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं। तेलंगाना के खम्मम में होने वाली रैली उनके इसी एजेंडे का हिस्सा मानी जा रही है, यानी अकेली बीजेपी से लड़ने के लिए कई मोर्चे मैदान में आ सकते हैं, जिससे कांग्रेस का घाटा और बीजेपी का फायदा ही फायदा हो सकता है। उधर दक्षिण भारतीय फिल्म आरआरआर के सुपरहिट गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से नवाजा गया। ये किसी भारतीय फिल्म के लिए पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड है। आरआरआर के गाने नाटू नाटू को यह पुरस्कार बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में दिया गया, जिसकी घोषणा होते ही फिल्म के डायरेक्टर एस.एस. राजामौली समेत फिल्म के बाकी कलाकार भी खुशी से झूम उठे। नाटू नाटू आरआरआर। भारत के लिए पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने के बाद आरआरआर फिल्म के डायरेक्टर राजामौली की भी आंखें भर आईं। It's never happened for an Indian film. I think even for an American film, where the audience get out of their seats, come to the front and dance for it. नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिलने के बाद दुनिया भर से बधाइयां मिलने लगीं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है। उन्होंने ट्वीट कर इस पुरस्कार के लिए आरआरआर की टीम को बधाई दी।
उनके अलावा संगीतकार ए.आर. रहमान ने भी ट्वीट कर इस पुरस्कार पर खुशी जाहिर की। वहीं ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेविड वार्नर ने इस गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड का सही हकदार बताया। इधर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हथियार दिखाकर एक कुरियर कंपनी में लाखों रुपए की लूट की गई। ये वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 3 नकाबपोश बदमाश एक एक कर अंदर घुसते दिखे। फिर एक बदमाश ने वहां काम कर रहे कर्मचारी पर बंदूक तान दी, जबकि उसके 2 साथी लूटपाट करते नजर आए। पुलिस छानबीन कर रही है और 3 लोग आए थे। पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुट गई। इस बीच वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के बखमुत के एक इलाके पर कब्जे का दावा किया। वैगनर ग्रुप के प्रमुख के मुताबिक उनके लड़ाकों ने जेलेंस्की के सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और दावा है कि जैसे ही वो पीछे हटे, वैगनर ग्रुप ने बखमुत के उस इलाके पर कब्जा कर लिया। बताया गया कि यहां शुरुआत में यूक्रेन के जवान रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, लेकिन खबर है कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप ने जैसे ही यहां मोर्चा संभाला, यूक्रेन के हाथ से बखमुत का यह हिस्सा छूटता चला गया। वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि अब इस पर पूरी तरह से उनका कब्जा है और अगर उनके दावे में सच्चाई है तो ये जेलेंस्की के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के मुताबिक डॉनबास के बखमुत शहर में उसके जवान पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन्होंने रूसी सेना को अपने हमलों में काफी नुकसान भी पहुंचाया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बखमुत के इस हिस्से में यूक्रेन की सेना ने पुतिन की फौज पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए। दावा तो यहां तक किया गया कि डॉनबास के कुछ हिस्सों को यूक्रेन ने रूसी सेना से वापस अपनी मुट्ठी में कर लिया। असल में जंग की शुरुआत में रूस की सेना ने यूक्रेन के डॉनबास पर कब्जा किया था। पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि यूक्रेन की सेना जिस तरह से आगे बढ़ रही है वो जल्द डॉनबास को वापस छीन सकती है, लेकिन अब वैगनर ग्रुप का दावा है कि उसने यूक्रेन के जवानों को बखमुत के इस इलाके से पीछे धकेलकर उस पर कब्जा कर लिया। इधर दिल्ली के बवाना इलाके के एक होटल से एक लड़का और लड़की के शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों की उम्र करीब 21 साल बताई गई, जिन्होंने एक दिन पहले ही होटल में कमरा बुक किया था, लेकिन चेकआउट का वक्त निकल जाने के बाद भी जब दोनों बाहर नहीं आए तो कमरे का ताला तोड़ा गया, जहां दोनों के शव बेड पर पड़े मिले। पुलिस को शक है कि लड़की की हत्या के बाद आरोपी ने खुदकुशी की होगी। लड़की के गले पर चोट के निशान भी मिले। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। वहां किशोर जाटव नाम के एक ठेकेदार ने अपने पूरे परिवार समेत जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक वो पैसों की तंगी से जूझ रहा था, जिस वजह से उसने ये कदम उठाया। पुलिस ने बताया कि इस ठेकेदार ने पहले अपने 4 बच्चों और पत्नी को जहर दिया और फिर खुद जहर खा लिया। एडवांस भी ले रखा था और काम पूरे नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान था। फिलहाल उस परिवार के सभी सदस्यों का अस्पताल में इलाज जारी है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। उधर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विपक्ष के नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर अपना गुस्सा निकाला। खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी के देशव्यापी प्रदर्शन के ऐलान के बाद सैकड़ों लोगों ने ढाका में डेरा डाल लिया। प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों ने शेख हसीना सरकार से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की मांग की। विपक्ष प्रधानमंत्री शेख हसीना पर चुनाव में धांधली कर सत्ता हथियाने का आरोप लगाता रहा है। यही वजह है कि अब लोग शेख हसीना से इस्तीफे की मांग करते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। 12 जनवरी तक चलने वाली इस समिट को प्रधानमंत्री ने वर्चुअली संबोधित भी किया और उन्होंने देश विदेश के उद्योगपतियों को निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। भारत में नई संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है। इंदौर में 2 दिन तक चलने वाली इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश विदेश के निवेशक शामिल हो रहे हैं। इधर झारखंड के जमशेदपुर में प्रशासन ने रेलवे की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई एक बस्ती में 35 मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया, जिसकी वजह उस जगह होने वाली अपराध की घटनाओं को बताया गया। पुलिस ने रेलवे की टीम के साथ मिलकर अवैध तरीके से बनाए गए करीब 3 दर्जन मकान गिरा दिए। कार्रवाई के दौरान हंगामा न हो, इसलिए वहां पुलिस की भारी तैनाती भी की गई। इस बीच खबर है कि ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका अगर चीन से टकराया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका चीन के खिलाफ जंग में उतरता है तो उसे अपने करीब 700 लड़ाकू विमानों से हाथ धोना पड़ सकता है। यानी अगर दोनों देशों के बीच जंग हुई और अमेरिका चीन की सेना से भिड़ता है तो उसे भारी नुकसान होगा। अमेरिका की सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज नाम की एक संस्था ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक चीन के साथ जंग में अमेरिकी वायुसेना के करीब 700 लड़ाकू विमान खत्म हो सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना के 20 युद्धपोत भी चीन के हमले का शिकार हो सकते हैं। दावा है कि इस जंग में अमेरिका के 3200 सैनिकों की मौत भी हो सकती है। इस रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि अगर दोनों देशों के बीच 21 दिन तक जंग चली तो कितना नुकसान होगा। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म नाम की किताब का विमोचन किया। इस किताब में कोरोना काल के दौरान मुश्किल हालात में वैक्सीन बनाने की योजना का जिक्र है।
और साथ ही कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए भारत सरकार के दृढ़ संकल्प की कहानी भी है। ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म किताब के लेखक आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर हैं। किताब के विमोचन से पहले इसकी एक कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेंट की गई। उधर गुजरात के सूरत में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत हो गई। पतंग उड़ाने का यह उत्सव वापी नदी के रिवर फ्रंट पर शुरू हुआ, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों समेत 17 दूसरे देशों के लोगों ने भी हिस्सा लिया। शहर के मेयर और सूरत जिले के सभी विधायक भी इस उत्सव में शामिल हुए। कोरोना की वजह से इस बार 2 साल बाद पतंग महोत्सव शुरू हुआ, जो मकर संक्रांति तक चलेगा। इस बीच खबर है कि रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को अमेरिका आने वाले दिनों में अपनी ताकतवर बख्तरबंद गाड़ी स्ट्राइकर भेजने की तैयारी में है। हालांकि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते के आखिर तक अमेरिका ये ऐलान कर सकता है कि वो अपनी दमदार बख्तरबंद गाड़ी स्ट्राइकर की एक खेप को ज़ेलेंस्की की सेना की मदद के लिए यूक्रेन भेजेगा। ये खबरें ऐसे समय में सामने आई जब ये आशंका जताई जा रही है कि आने वाले कुछ हफ्तों में रूस यूक्रेन पर किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि इससे पहले अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए अपनी बख्तरबंद गाड़ी ब्रैडली को यूक्रेन भेजने का ऐलान कर चुका है। अमेरिका जल्द ही यूक्रेन के लिए 50 ब्रैडली रवाना करेगा और इसके बाद अगर बाइडेन सरकार ने यूक्रेन को अपनी बख्तरबंद गाड़ी स्ट्राइकर देने का फैसला ले लिया तो जंग के मैदान में यूक्रेन की ताकत कितनी तेजी से बढ़ सकती है, इस बात का अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। क्योंकि स्ट्राइकर कोई हल्की बख्तरबंद गाड़ी नहीं, बल्कि 8 पहियों वाली यह बख्तरबंद गाड़ी बर्फ, कीचड़ और मिट्टी में बड़ी आसानी से चल सकती है। यही नहीं, इसे अमेरिका की सबसे दमदार बख्तरबंद गाड़ी माने जाने वाली ब्रैडली के मुकाबले बेहद आसानी से चलाया जा सकता है और इसमें एक बार में 9 सैनिकों को बैठकर एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित ले जाया जा सकता है। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को स्ट्राइकर की सप्लाई की तो उसका कौन सा मॉडल जंग के मैदान में रूस के खिलाफ उतरेगा। इधर दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में मुखबिरी के शक में मोहम्मद अयूब नाम के एक आदमी की हथौड़े से पीटकर हत्या कर दी गई, जिसका आरोप उसके एक पड़ोसी पर लगा, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आरोपी 3 दिन पहले ही जेल से बाहर निकला था। पुलिस ने बताया कि आरोपी को शक था कि पड़ोसी की मुखबिरी की वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। उधर एक दिन पहले मुंबई में धीरूभाई अंबानी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद वहां दहशत मच गई, जिसके बाद पुलिस उस आरोपी की तलाश में जुट गई जिसने स्कूल में फोन कर विस्फोट की धमकी दी थी। बताया गया कि धमकी भरा फोन एक दिन पहले शाम करीब 4 बजे आया, जिसके बाद मुंबई के बीकेसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया। इसके अलावा पुलिस ने फोन करने वाले आरोपी की पहचान भी कर ली। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि यूक्रेन ने जॉर्जिया से अपने बुक मिसाइल डिफेंस सिस्टम वापस मांगे हैं। बताया गया कि ये डिफेंस सिस्टम उसने 2008 में जॉर्जिया को दिए थे, लेकिन अब हथियारों की कमी की वजह से यूक्रेन इन्हें वापस चाहता है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक यूक्रेन ने 2008 में कई बुक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जॉर्जिया को दिए थे, लेकिन अब जॉर्जिया ने इन्हें वापस करने से इनकार कर दिया। जॉर्जिया के रक्षा मंत्रालय ने साफ किया कि उसने इनके लिए यूक्रेन को पैसे दिए थे। असल में रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन पश्चिमी देशों से लगातार हथियारों की मांग कर रहा है। खबर है कि इसी कड़ी में उसने जॉर्जिया से भी अपने पुराने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मांग की थी। वक्त लग जाएगा जगाने में, वक्त लग जाएगा जगाने में, लोग सोए हैं इस जमाने में। सौबात की एक बात कही तुषार ने, अब जो हमदर्द बन के आए हैं वो भी शामिल हैं घर जलाने में। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।